गुड मॉर्निंग। चलिए सी टोकन्स में कल मैंने बताया था लास्ट वाला कि दैट इज ऑपरेटर। उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है, कितने तरह का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर होता क्या। तो कल मैंने बताया था कि ऑपरेटर का मीन्स जो भी आपको सिंबल्स दिखते हैं और उस सिंबल के पास केवल दो ही काम हो सकते हैं, या तो ऑटोमेटिक ऑपरेशन करेगा या तो लॉजिकल ऑपरेशन करेगा, उसी को कहा जाता है ऑपरेटर। ओके, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है डिफिनेशन, दो सिंबल्स विच परफॉर्म ऑटोमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन आर नोन एज ऑपरेटर। मतलब पहली चीज, ऑपरेटर हमेशा क्या होंगे, सिंबल्स होंगे और उस सिंबल का केवल दो ही काम होगा, या तो ऑटोमेटिक ऑपरेशन करेगा या तो लॉजिकल। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा है c बराबर a प्लस बी। इस एक्सप्रेशन में कुछ आपको अल्फाबेट दिख रहे होंगे, कुछ सिंबल्स दिख रहे होंगे। जितने सिंबल्स हैं वही क्या है, आपके ऑपरेटर है। ओके, और जितने आपको अल्फाबेट दिख रहा है उसको कहा जाता है ऑपरेंड्स या वेरिएबल्स। ओके, ऑपरेटर को आप कह सकते हैं ये क्या है, आपके सिंबल्स। देखो किसी भी एक्सप्रेशन में दो ही चीज आपको दिखेगा, या तो आपको कुछ ऑपरेंड्स दिखेंगे या कुछ ऑपरेटर दिखेंगे। तो कैसे पहचानेंगे, जो ऑपरेटर है तो सारे सिंबल्स जो है वही क्या होंगे, आपके ऑपरेटर है। अब इस एक्सप्रेशन का काम क्या है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा है। और क्या कर रहा है, दो नंबर को आपस में ऐड कर रहा है। सेम वैसे ही यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है, जहाँ पे मैंने लिखा है a इज ग्रेटर देन b। ओके, ये आपका क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन। और कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया मैंने इसके लिए, ग्रेटर। ओके, तो दोनों एक्सप्रेशन में दो अलग अलग काम हो रहे हैं, एक में मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहा है, एक में लॉजिकल रिलेशन हम देख रहे हैं। ओके, तो डिफिनेशन वही है कि जितने सिंबल्स हैं वही आपके ऑपरेटर है, और इन सिंबल का काम क्या होगा, या तो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा और या तो कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये चीज हो गया। यहाँ पे दो नंबर को आपस में ऐड करेगा, जो आंसर आएगा उसको सी में स्टोर करेगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेगा और पुट करने के बाद या तो ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, अगर ट्रू होगा तो 1 होगा। ओके, और 1 को सी में असाइन करेगा। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो यहाँ पे 0 होगा। ओके, और वो सी में स्टोर करेगा। ओके, तो इस ऑपरेटर को कई सारी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और जो कैटेगरी बनी, मेनली 3 कैटेगरी बनाई गई ऑपरेटर के लिए। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, और पहला टाइप बनाया गया यूनरी ऑपरेटर। दूसरा था आपका बाइनरी ऑपरेटर, और तीसरा था आपका टर्नरी ऑपरेटर। ओके, अब जैसा कि नाम है, नाम से ही पता चल रहा है, यूनरी का मतलब होता है 1, बाइनरी का मतलब होता है 2, एंड टर्नरी का मतलब होता है 3। ओके, तो ऑपरेटर इसका मतलब सारे सिंबल्स होंगे। तो वो सारे सिंबल जिन्हें काम करने के लिए केवल एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है उसे कहा जाता है यूनरी ऑपरेटर। ओके, जिन्हें काम करने के लिए दो वेरिएबल की जरूरत पड़ती है उसे कहा जाता है बाइनरी ऑपरेटर, और जिन्हें काम करने के लिए 3 वेरिएबल की या 3 एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है उसे कहा जाता है टर्नरी ऑपरेटर। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं यूनरी, बाइनरी। टर्नरी ऑपरेटर एक स्पेशल ऑपरेटर है जिसका सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क कॉलन, और इसे एक और नाम से जाना जाता है कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर तो ये क्यों बनाया गया, अगर आप इफ एल्स की जगह कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये सिंबल इस्तेमाल कीजिए, आप इफ एल्स को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप प्रोग्रामिंग में इफ एल्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी और ऑपरेटर के यूज से हम उस एक्सप्रेशन को चेक करें कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, वहां पे हम टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये बाद में पढ़ा जाएगा, जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे तो उस समय हम बताएंगे कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, क्यों रिप्लेस किया जाता है, इफ एल्स को कैसे रिप्लेस किया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं यूनरी और बाइनरी की। तो चलिए टर्नरी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, अभी हम बात करेंगे केवल यूनरी और बाइनरी। चलिए, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर, नाम क्या है, जिसे काम करने के लिए केवल एक वेरिएबल की जरूरत पड़े, और बाइनरी का मतलब जिसे काम करने के लिए दो वेरिएबल की जरूरत है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ प्लस,
ओके, अगर ये प्लस का सिंबल है या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो इस मल्टीप्लाई को काम करने के लिए एटलीस्ट दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। कभी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दो नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, वही चीज है, ऐसे सिंबल जिन्हें काम करने के लिए दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी ही, उसी को कहा जाएगा बाइनरी ऑपरेटर। लेकिन कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिन्हें केवल एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, जैसे प्लस प्लस ए। ओके, यहाँ पे प्लस प्लस एक ऐसा सिंबल है जो क्या कहता है कि मैं ए की वैल्यू को एक इंक्रीज कर दूंगा। ओके, इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। लेकिन अभी इंक्रीमेंट पे ध्यान दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ इस प्लस प्लस को काम करने के लिए केवल एक ही वेरिएबल की जरूरत होती है। ओके, ये दो तरह से लिखा जाता है, या तो ए प्लस प्लस लिखा होगा या तो प्लस प्लस ए लिखा होगा। लेकिन या तो आगे एक वेरिएबल लगा होगा या तो एक पीछे वेरिएबल लगा होगा। ओके, मींस इस सिंबल के आगे पीछे केवल एक ही वेरिएबल है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, यूनरी ऑपरेटर। तो सिंपल यूनरी ऑपरेटर का मतलब दो सिंबल्स विच रिक्वायर्ड ओनली वन वेरिएबल आर नोन एज यूनरी ऑपरेटर। वही लिख रहा हूं मैं, दो सिंबल्स which needed only one variable to do their operation are known as unary operator। और for example प्लस प्लस ए, दूसरा एक नॉट ए भी होता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेटर में। अभी प्लस प्लस ए मींस एक ही वेरिएबल की जरूरत है, नॉट ए इसे भी काम करने के लिए आपका सिंबल है, केवल एक ही वेरिएबल की जरूरत है। ओके, वंस कंप्लीमेंट ए, इसे भी काम करने के लिए केवल एक ही वेरिएबल की जरूरत है। माइनस माइनस ए, इसे भी काम करने के लिए केवल एक ही वेरिएबल की जरूरत है। ओके, एक सिंबल होता है माइनस। ओके, ये माइनस यूनरी भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है। अब यूनरी कब होगा, बाइनरी कब होगा, जब दो वेरिएबल के बीच में लगा हो तो ये बाइनरी हो जाएगा। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि मैं बाइनरी माइनस हूं और दो नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा। लेकिन अगर वही मैंने लिखा माइनस ए, ओके, तो माइनस ए का मतलब ये क्या कर रहा है, ए के साइन को चेंज कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा। तो माइनस सिंबल एज ए बाइनरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब एक वेरिएबल लगा हो उसके आगे पीछे, इसका मतलब वो यूनरी है, इसीलिए इसे कहा जाएगा यूनरी माइनस। इसे कहा जाएगा यूनरी माइनस। ओके, और ये क्या है मेरा सिंपल माइनस, या इसे क्या कर सकता हूं मैं, बाइनरी माइनस। तो जब भी आपको यूनरी माइनस सिंगल, आप चाहते हैं कि वेरिएबल के आगे केवल एक ही सिंबल लगे, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि दिस इज यूनरी माइनस है। ओके, यूनरी माइनस का मतलब ये केवल एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल करेगा और उसका साइन चेंज करेगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा। ओके, तो माइनस ही आपका यूनरी भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है। तो सिंपल जो मैंने बताया कि यूनरी का मतलब ऐसे सिंबल जिन्हें काम करने के लिए केवल एक वेरिएबल की जरूरत होती है, उसी को कहा जाता है यूनरी। और आप देख लीजिए सारे एग्जांपल में सारे सिंबल्स के आगे या पीछे, जैसे अभी केवल मैंने आगे लगाया, आप यहाँ ये प्लस प्लस भी लिख सकते थे, ये आपका बाइनरी हो गया, सॉरी यूनरी होता है। लेकिन इसमें वेरिएबल मैंने कहाँ लिखा है, सिंबल के आगे लिखा है। तो वही चीज है, यूनरी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब बात कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर। हाँ, सेम वही डिफिनीशन है, बस वहां जहां वन लिखा था कि एक वेरिएबल की ना जरूरत पड़ती, अब दो वेरिएबल की जरूरत पड़ती। जिसे काम करने के लिए दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़े, उसी को कहा जाता है बाइनरी ऑपरेटर। जैसे ए प्लस बी, ए ग्रेटर देन बी, ए डबल इक्वल टू बी, ए सिंगल इक्वल टू बी, ए डबल एंड बी, ये सारे के सारे क्या है मेरे बाइनरी ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि देखिए हर सिंबल के आगे पीछे दो वेरिएबल का इस्तेमाल होगा।
ओके, एक आगे भी है और एक पीछे भी है, तो सिंबल के फ्रंट पे भी एक आपका वेरिएबल होता है, बैक में भी एक वेरिएबल होता है, तो वो सारे सिंबल जिन्हें काम करेंगे दो वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, उसी को कहा जाता है बाइनरी ऑपरेटर। ओके, तो ये मेनली तीन कैटेगरी बनाया गया, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। टर्नरी जो मैंने कहा बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन इसके अलावा भी ऑपरेटर उनके काम के बेसिस पे कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कैसा काम करता है, उसके हिसाब से भी वेरिएबल सिंबल्स को कई सारी कैटेगरी में डिवाइड किया गया और क्या क्या बनाया गया कि पहला था आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा था आपका रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, चौथा था आपका लॉजिकल ऑपरेटर, पांचवा था आपका बिटवाइज ऑपरेटर, सिक्स वन इज योर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और एक था आपका साइज ऑफ ऑपरेटर, और अदर में आपका काम ऑपरेटर भी आता है। ओके, काम ऑपरेटर जो दो वेरिएबल को सेपरेट करने का काम करे, ये तो वही चीज है, काम ऑपरेटर से एज ए सेपरेटर इस्तेमाल करता है। तो चलिए आपको मेनली इतने ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। पहला था आपका अर्थमेटिक, दूसरा रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड साइज ऑफ ऑपरेटर। ओके, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, जैसा कि नाम है, ऐसे सिंबल जो केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, जो केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। जो सिंबल्स हैं वही मेनली आपको जानने हैं। डिफिनीशन मैं लिख दे रहा हूं, क्या है? दो सिंबल्स विच परफॉर्म एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन आर नोन एज अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, सिंपल, जैसे मैंने कहा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड एक और ऑपरेटर होता है दैट इज योर मॉडुलस। ओके, यही मेनली पांच ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लस, जिसे एडिशन का साइन भी कहा जाता है, एडिशन। दूसरा आपका माइनस, जिसे सब्ट्रैक्शन कहा जाता है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। दिस इज योर डिवीजन एंड लास्ट वन इज योर मॉडुलस। इतने सिंबल्स के बारे में जानना है। एडिशन, तो सिंपल, दो नंबर को जब भी आपको ऐड करना होगा तो आप एडिशन सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, a प्लस b। जैसे अगर मैंने कहा कि मुझे 2 प्लस 3 ऐड करना है, तो आप ऐड करिए, आंसर कितना आ जाएगा आपका 5। ओके, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। दो नंबर को अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो आप इस सिंबल का इस्तेमाल कीजिए, 2 - 3 = 5। ओके, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल a मल्टीप्लाइड बाय b, 2 × 3 = 6। और बात कर रहे हैं अब इन दोनों ऑपरेटर की। एक है आपका डिवीजन ऑपरेटर और एक है आपका मॉडुलस ऑपरेटर। दोनों की वर्किंग पॉलिसी सेम होती है, दोनों नंबर को डिवाइड ही करते हैं, लेकिन दोनों के आउटपुट पे डिफरेंस होता है। एक आपका कोसेंट की वैल्यू देता है और दूसरा आपका क्या देता है? रिमाइंडर की वैल्यू देता है। ओके, अगर मॉडुलस, अगर आपका मॉडुलस, हाँ, तो 2 + 3 5 हो गया, इधर माइनस वगैरह देख लिया, इधर 2 - 3, इधर -1 हो गया, 2 × 3 6 हो गया। ओके, अब बात करते हैं इन दोनों ऑपरेटर की, डिवीजन एंड मॉडुलस। वर्किंग पॉलिसी सेम होती है, दोनों नंबर को डिवाइड ही करेंगे, बस आउटपुट पे डिफरेंस क्या होता है। ओके, ये क्या कहता है कि मैं नंबर को डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट की वैल्यू आएगी, जो आउटपुट आएगा, ठीक है, कोसेंट आएगा, मैं उसकी वैल्यू दूंगा। ओके, और ये क्या कहता है कि मैं जो रिमाइंडर आपका बचेगा मैं उसकी वैल्यू दूंगा। मॉडुलस क्या कहता है कि मैं डिवाइड तो करूंगा, लेकिन अब मैं कोसेंट की वैल्यू ना बता के किसकी वैल्यू बताऊंगा? रिमाइंडर की।
तो ये क्या बताता है आपका क्वोशिएंट बताता है, और ये क्या बताता है आपका रिमाइंडर बताता है। ऐसे समझिए एग्जांपल से, जैसे अगर मैंने कहा 7 डिवाइडेड बाय 3 लिखूं और 7 मॉडुलस 3 लिखूं, तो दोनों में अंतर क्या है? सिंपल अगर डिवीजन की बात करें तो 2 टाइम्स 6 1, ओके, और यही डिफरेंस है आउटपुट में। ये क्या कहता है कि मैं ऊपर का आउटपुट दूंगा, दैट इज योर 2, ओके, और ये क्या कहता है कि मैं किसकी वैल्यू दूंगा, रिमाइंडर की वैल्यू दूंगा, दैट इज 1, ओके। तो सिंपल है, एक क्वोशिएंट की वैल्यू दे दिया डिवीजन, और मॉडुलस क्या कह रहा है कि मैं जो रिमाइंडर बचेगा उसकी वैल्यू दूंगा, दैट इज योर 1, ओके। तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे आपका क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, कि मॉडुलस, जैसे मैंने डेटा टाइप अभी पढ़ाया है, लेकिन दो तरह का डेटा टाइप मैंने बताया, एक बताया आपका इंटीजर और एक बताया था आपका फ्लोट, में विदाउट डेसिमल पॉइंट एंड विद डेसिमल पॉइंट। आप याद रखिएगा कि फ्लोट या मॉडुलस, ओके, इन दोनों में एरर है। क्या एरर है कि अगर आप दो वेरिएबल लेते हैं या कोई भी वेरिएबल लेते हैं या कोई दो नंबर लेते हैं, अगर दोनों में से कोई भी फ्लोट है, ठीक है, दोनों में से कोई भी फ्लोट है और आपने बीच में मॉडुलस का इस्तेमाल किया है, तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा। क्या कि फ्लोटिंग वैल्यू पे हम कभी भी मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, मॉडुलस ऑपरेटर कभी भी फ्लोट पे काम नहीं करता है। अभी क्या बता रहा हूँ कि केवल इंटीजर पे काम करेगा, ओके। तो मॉडुलस कभी भी फ्लोट पे काम नहीं करेगा, ऐसे समझिए। ये क्वेश्चन दिया जाएगा सपोज आउटपुट के लिए कि आपको एक वेरिएबल लेने का फ्लोट ए और दूसरा वेरिएबल लेने का इंट बी, और कहीं लिख दिया होगा ए मॉडुलस बी, और आपसे पूछेगा सी की वैल्यू बताइए, ओके। आप क्या कहेंगे, सपोज ए की वैल्यू मैंने दे दिया 5 और बी की वैल्यू दे दिया 2, तुरंत आप डिवाइड करेंगे, सोचेंगे कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 1, और वही 1 आप आंसर बताएंगे, जबकि ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि आपने इसमें से, ठीक है, ए को फ्लोट लिया। देखिए आपका ए क्या है, फ्लोट है, और बी आपका इंटीजर है। मैंने यही बताया कि दोनों में से कोई भी आपका फ्लोट नहीं हो सकता, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, जहां मॉडुलस इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों में से कोई फ्लोट नहीं होना चाहिए, ओके। ए भी नहीं होना चाहिए, बी भी नहीं होना चाहिए, और दोनों भी फ्लोट नहीं होना चाहिए। कोई भी फ्लोट नहीं होना चाहिए अगर आप मॉडुलस अप्लाई करते हैं, ओके। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर किसी ने कह दिया कि 7.5 मॉडुलस 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये भी एरर है, ओके। एरर प्रोड्यूस करेगा, क्या कहेगा कि मैं फ्लोट पे काम नहीं कर सकता हूं। तो ये चीज हो गया। एक बात और, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हाँ 5 मॉडुलस अगर 7 किया जाए तो आंसर कितना आएगा। अभी मैंने बताया कि फ्लोटिंग पे काम नहीं करता है, तो क्या इस केस में आउटपुट देगा? जी हाँ। याद रखिए, डिवीजन हम लोग की जो आदत होती है कि हम डिवाइड करते हैं, और जब डिवाइड नहीं होता है तो तुरंत पॉइंट लगा के आगे यहाँ जीरो बढ़ा देते हैं, ओके। ये जनरल टेंडेंसी है कि हाँ अगर डिवीजन नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाइए, यहाँ जीरो बढ़ाइए, अपने डिवाइड कीजिए। जबकि वास्तव में इधर डिवीजन ऐसे होता नहीं है। कैसे होगा? क्या करता है कि अगर फर्स्ट टाइम डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये मत कहिए डिवाइड नहीं हो रहा है और तुरंत पॉइंट न लगाइए। क्या करता है कि मैं कितनी बार डिवाइड होगा, 0 टाइम डिवाइड होगा, और 0 टाइम डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा, 5 बचेगा। इसीलिए इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा आपका 5। तो ये मत कहिए कि ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा, 0 टाइम डिवाइड होगा, इसीलिए 5 भी आपका क्या हो जाएगा, एज अ रिमाइंडर बच जाएगा, ओके। तो जो हम लोग की आदत है कि हम लोग तुरंत पॉइंट लगाते हैं फिर 0 बढ़ाते हैं तुरंत डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं होता है। 0 टाइम डिवाइड होगा और जो रिमाइंडर जो आप जिसमें डिवाइड कर रहे हैं, ओके, वही आपका एज अ रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये चीज है मॉडुलस के केस में। एक चीज और है, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं मॉडुलस के लिए। तो पहला पॉइंट, डज नॉट अप्लाई एट फ्लोटिंग वैल्यूज, पहला रूल। और दूसरा एक और क्वेश्चन कि अगर सपोज 2 मॉडुलस 3 लिखा जाए तो आंसर कितना आएगा,
ओके, -2 मॉडुलस 3 लिखा जाए तो आंसर कितना आएगा? 2 मॉडुलस -3 लिखा जाए तो आंसर कितना आएगा? और -2 मॉडुलस -3 अगर ये लिखा जाए तो आंसर कितना आएगा? मींस अगर नेगेटिव नंबर पे अगर हम मॉडुलस अप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है? ओके, सिंपल है। ओके, भूल जान लीजिए क्या कहता है मॉडुलस कि आप जैसे डिवाइड करते हैं सिंपल वैसे ही डिवाइड कीजिए। अब वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो क्या बताएगा? जिसमें आप डिवाइड कर रहे हैं अगर वो पॉजिटिव है तो आंसर भी आपका पॉजिटिव आएगा, अगर वो नेगेटिव है तो आंसर भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मींस आपको करना क्या है? सिंपली 2 को डिवाइड कीजिए 3 से, 0 टाइम्स 0 रिमाइंडर कितना आएगा? 2। मींस हर केस में आपका आंसर 2 आएगा। लेकिन अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? आप जिसमें डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अगर वो पॉजिटिव है इसका साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, तो पहले केस की बात करें प्लस था तो ये प्लस आ गया। दूसरे केस की बात कर रहे हैं अब हम जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो नेगेटिव है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? मेरा माइनस होगा। ओके, लेकिन इस केस में क्या होगा कि जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, ठीक है? अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या आएगा? मेरा पॉजिटिव आएगा। ओके, और इस केस की बात करें तो अगर सिंपल वाइट होता तो ये आंसर क्या आता? ओके, पॉजिटिव ही आता है क्योंकि माइनस माइनस आप कैंसिल कर देते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, अगर आप दोनों नेगेटिव है अगर आपने मॉडुलस लगाया भी है तो वो केवल देखेगा कि हम जिसमें डिवाइड कर रहे हैं अगर वो नेगेटिव है तो मेरा आंसर भी क्या आएगा? माइनस ही आएगा। ओके, तो ये सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था मॉडुलस के रिलेटेड और ये दूसरा पॉइंट। ओके, तो याद रखिएगा कभी फ्लोट पे काम नहीं करेगा। दूसरा कि अगर आप नेगेटिव नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो कैसे होगा कि क्या कहता है मॉडुलस कि मैं डिवाइड करने के बाद आंसर तो सेम देता हूं, बस मेरा जो साइन होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि जो आप डिविडेंड, ठीक है, जिसमें आप डिवीजन, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं। ओके, उसके साइन पे डिपेंड करता है कि अगर वो पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव होंगे, अगर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव होंगे। ओके, ये है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखिएगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑपरेटर आपका रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर बताने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं। अगर a + b - c * d अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखा गया है तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आउटपुट क्या होगा तो आप इसे सॉल्व करते हैं। अब वो बात अलग है कि आप बोर्ड मास लगाएंगे कि हाँ कि पहले मल्टीप्लाई होगा कि पहले ऐड होगा फिर सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन जो भी करेंगे जैसे अगर मैं बोर्ड मास की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं। ओके, तो याद रखिएगा कभी भी किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक साथ सारा एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? दोनों का पेयर बनाते हैं। ओके, उन्हें दोनों का पेयर बनाते हैं और वहां जो आउटपुट आता है सपोज इसका आउटपुट ई आ गया। ओके, तो a + b - e। ओके, अब क्या करेंगे? ये नहीं कि तीनों एक साथ देख के आप सॉल्व करेंगे, फिर दो का पेयर बनेगा। अब कौन सा पहले सॉल्व होता है? पहले प्लस सॉल्व होता है तो इसका आंसर मान लीजिए f है, ठीक है, तो -e करते हैं। तो कभी भी कोई एक्सप्रेशन सॉल्व कैसे होता है कि दोनों पेयर का पेयर बनता है, ठीक है, दो पेयर को आप सॉल्व करते हैं, जो आउटपुट आता है उसको तीसरे से कंपेयर कराते हैं। सेम वैसे ही कभी भी कोई एक्सप्रेशन आएगा तो सॉल्व कीजिएगा। अब कौन सा पहले सॉल्व होता है वो बात की बात है। ओके, चलिए बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब वो सारे सिंबल जो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताते हैं। रिलेशन का मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इतने रिलेशन हो सकते हैं दो वेरिएबल के बीच। रिलेशन का मतलब ये नहीं कि हाँ a और b, ओके, अगर आप इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना तो ये मत बताना है कि आपका a एक ब्रदर है b का, ऐसा कोई रिलेशन नहीं बताना। आपको क्या बताना है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो या तो a बड़ा होगा, या तो बराबर हो सकता है, या तो छोटा होगा, या तो ग्रेटर इक्वल टू ये हो सकता है। ओके, तो ये चीज है, आप एक एक करके वैल्यू रख सकते हैं, इसके हिसाब से आपके इतने रिलेशनल ऑपरेटर बने हुए। अब एक एक जान लेते हैं। दिस इज योर ग्रेटर देन, दिस इज योर लेस देन,
ग्रेटर देन, लेस देन, इसे कहा जाता है इक्वल टू। इक्वालिटी ऑपरेटर है और ये क्या चेक करता है कि दो नंबर आपस में इक्वल हैं कि नहीं। ओके, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा इक्वल टू का साइन ये। ओके, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन सी प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इक्वल टू का ऑपरेटर चेंज हो जाता है। इसे कहा जाता है, सिंगल जब आप लगाते हैं इसे कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसे कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और जब डबल इक्वल टू लगाते हैं इसे कहा जाता है इक्वालिटी ऑपरेटर। इसे कहा जाता है इक्वालिटी। यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हैं। ओके, क्या कंपेयर कर रहे हैं कि ए और बी दोनों की वैल्यू सेम टू सेम है कि नहीं है। ओके, मींस ये क्या कहेगा, अगर यहाँ पे वैल्यू रखेगा, जैसे आपको ए की वैल्यू दी जाएगी, मैंने कहा 5 है, और बी की वैल्यू दी जाएगी 7। ओके, यहाँ पे दोनों वैल्यू रखेगा 5 = 7। या तो ये सही होगा, अगर सही होगा तो ट्रू, और ट्रू का मतलब होता है 1। अगर गलत हुआ तो ये देगा फॉल्स, और फॉल्स का मतलब होता है 0। ओके, इसका मतलब जब कंपेयर करेंगे तो दो ही आंसर आ सकता है, या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। लेकिन ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर ये नहीं कहता कि मैं इसके बराबर हूं, वो ये क्या कहता है कि जो आपने इसके अंदर वैल्यू स्टोर किया है, जो भी आपने b की वैल्यू दी है, उस b की वैल्यू को मैं किस में कॉपी कर दूंगा, a में कॉपी कर दूंगा। ओके, मींस a की वैल्यू सेम वही हो जाएगी जो b की है, लेकिन ये नहीं चेक करेगा कि दोनों सेम टू सेम है। इसका मतलब इसमें दोनों की वैल्यू आपको देना जरूरी है, लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों की वैल्यू दी जाए। आप b की वैल्यू दीजिए, अगर आपने कहा b 5 है तो ऑटोमेटिक वही 5 किसके अंदर चला जाएगा, a के अंदर भी चला जाएगा। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो आगे पढ़ेंगे अभी ये जान लिया कि यहां कि डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी ऑपरेटर। इसे कहा जाता है नॉट इक्वल टू, दिस इज योर नॉट सिंबल। ओके, नॉट इक्वल टू, दिस इज योर ग्रेटर देन आर इक्वल टू। आर इक्वल टू मतलब या तो बड़ा होगा और या तो बराबर, दोनों में कुछ भी हो सकता है। ओके, या तो बड़ा होगा और या तो बराबर होगा। जैसे अगर मैंने कहा a ग्रेटर देन b, ओके, और मैंने वैल्यू यहाँ पे दे दिया a बराबर 5 और b बराबर 5। ओके, मैंने ये वैल्यू दे दी, तो यहाँ पे लिखेगा 5 ग्रेटर देन 5, और ये क्या है, गलत है। इस केस में आंसर कितना आएगा, आपका 0 आएगा। लेकिन अगर यहीं पे आपने ये सिंबल इस्तेमाल किया होता, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, ओके, तो यहाँ पे क्या रहता, 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, सॉरी मतलब बी भी 5 भी आता। ओके, तो क्या होगा, बड़ा नहीं है लेकिन क्या है, बराबर तो है। मतलब दोनों में से अगर कुछ भी सही हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए इस केस में कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। ओके, तो ये चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि कंबाइंड रूप से इस्तेमाल किया जाए, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा ग्रेटर देन इक्वल। ओके, मैथ में आप ऐसे लिखते थे, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग में आपको अलग-अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि कीबोर्ड पे हमारा ऐसा कोई की नहीं है जिसके अनुसार हम ये लिख सकें। आप दोनों को सेपरेट करके लिखिए, ग्रेटर देन आर इक्वल, जैसे ही सेम ये आपका क्या है, लेस देन आर इक्वल। ओके, अब बात करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके केस में आंसर कैसे कैलकुलेट करते होंगे रिलेशनल ऑपरेटर से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा a बराबर सपोज 5 है, b बराबर 7 है, और आपसे c की वैल्यू पूछी जाए, c इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b, प्रिंट दैट परसेंटेज b कामा c में, मैं पूरा प्रोग्राम दे रहा हूं, में इंटीजर इन। ओके, मैंने 3 वेरिएबल लिया है, a बराबर 5 है, b बराबर 7 है, c लिया हूं। ओके, यहां पे एक्सप्रेशन लिखा है c इक्वल्स a इज ग्रेटर देन b। आपको बताना है c की वैल्यू कितनी प्रिंट कराने में आएगी। फिर चलिए वैल्यू आप रख दीजिए। ओके, 5 इज ग्रेटर देन 7। ओके, क्या ये एक्सप्रेशन सही है, नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 0। ओके, और वही 0 किसके अंदर असाइन हो गया, c के अंदर, मतलब c बराबर कितना हो गया, 0। प्रिंट कराने में c की वैल्यू कितनी आएगी, आपको 0 आएगी। ओके, इस तरह का है सिंपली। अगर मैंने कहा a = 5, b = 7, और आप बताइए c a डज नॉट इक्वल टू b, अब बताइए c की वैल्यू कितनी आएगी। प्रिंट है परसेंटेज b कामा
C। अब बताइए C की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे वैल्यू रखिए 5 10 9 = 7। ओके 5 7 के बराबर नहीं है। जी हाँ एकदम सही है, 5 7 के बराबर नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये क्या हो गया 1। ओके C बराबर 1, ये आंसर आपका 100। ओके ये है रिलेशनल ऑपरेटर। ओके लेकिन अभी जो मैंने कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था क्या कि अगर आपको दो वैल्यू एक्सप्रेशन दिया जाए उसमें कई सारे एक्सप्रेशन कंबाइंड और कई सारे ऑपरेटर इस्तेमाल हो तो उसे यूज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा a बराबर सपोज 5 है, b बराबर आपका 4 है और c बराबर मान लीजिए आपका 3 और आपसे पूछा जाए d a is greater than b is greater than c। अब बताइए d की वैल्यू कितनी आएगी। अगर इस केस में पूछा जाए कि हाँ बताइए d की वैल्यू कितनी आएगी तो अगर सिंपली आप ऐसे देखेंगे कि 5 is greater than 4 and greater than 3 तो देखने से तो लगेगा ये सही है। ओके क्योंकि देखिए 5 4 5 4 से बड़ा था 4 3 से बड़ा होता है इसका मतलब पूरा सही है तो आप सोचेंगे d बराबर 1 है। लेकिन अभी मैंने बताया इसे सॉल्व करने का तरीका ये नहीं है कि आप एक ही साथ तीनों को सॉल्व कर जाएंगे। ओके आप इसे दो का पेयर बना के सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व कीजिए a is greater than b। ओके a is greater than b का मतलब 5 is greater than 4। ओके अब ये जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या है आपका सही है। अगर सही है तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ओके जब आपने इसे सॉल्व किया अगर 5 is greater than 4 अगर ये ट्रू है अगर ट्रू है तो ये 1 आ गया। अब इस 1 को c से कंपेयर करिए 1 is greater than c means 1 is greater than 3 और ये क्या है गलत है इसीलिए जो फाइनल आंसर है दैट इज 0 और वो 0 इसके अंदर जाएगा ठीक है d बराबर 0। ओके तो ये नहीं कि आपको अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया है तो आप यही वाला वैल्यू रखिए और वैल्यू रखने के बाद पूरा सॉल्व कर जाइए और सोचिए कि हां आंसर तो भाई 1 आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है आप पेयर बनाइए। हां ये दिमाग में आ सकता है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेयर अगर इधर से ही बनाया जाए हो सकता है पेयर अगर इधर से बना लिया जाए तो ओके तो अगर इस केस में आप पेयर इधर से बनाएंगे तब हो सकता है आपका आंसर ट्रू आ जाए। लेकिन अब क्या है कि लेस ग्रेटर देन का सिंबल क्या कहता है कि हमें जब सॉल्व करिएगा तो हमेशा किधर से सॉल्व कीजिएगा लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व कीजिएगा। ओके आगे टॉपिक आएगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी तो मैं उसमें बताऊंगा कि हम कैसे लेफ्ट टू राइट ही होता है। ओके तो जब भी सॉल्व करेंगे ग्रेटर देन को तो हमेशा किधर से सॉल्व करेंगे ओके लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करेंगे इसीलिए जब पहला पेयर बनेगा वो इधर से ही बनेगा। ओके तो ये ध्यान में रखिएगा कि पेयर कभी उधर से नहीं बनेगा ठीक है। अगर ग्रेटर देन का सिंबल इस्तेमाल किए हैं तो कि दोनों ग्रेटर देन है अगर दोनों सेम पीआरटी के होते हैं दोनों सेम सिंबल होते हैं ओके उस केस में उसका डायरेक्शन देखा जाता है कि किधर से सॉल्व किया जाएगा और ग्रेटर देन क्या करता है कि सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व कर सकते हो। ओके तो ये चीज है तो ये ध्यान रखिएगा कि आप एक साथ मत सॉल्व कीजिएगा एक एक करके पेयर बना के सॉल्व कीजिएगा। ओके तो ये है इस पे क्वेश्चन ये कई जगह पूछेगा कि जैसे अगर आप आगे भी पढ़ेंगे इफ a is greater than b is greater than c printf hello else printf by ये आउटपुट का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है क्या इस केस में बताइए आउटपुट क्या आएगा और आपको a और b c की वैल्यू दी जाएगी a b और c आप यहां पर कोई वैल्यू रख के सोचेंगे कि भाई ये सही है 1 इसका मतलब वैल्यू आएगा क्योंकि if क्या करता है कि जब मैं सही होगा तो if वाला स्टेटमेंट चलाऊंगा लेकिन जब गलत होगा तो else वाला चलाऊंगा। आपको लगेगा कि आप वैल्यू रखेंगे 5 is greater than 4 is greater than 3 तो ये आपको लगेगा सही है तो आपका वैल्यू आएगा लेकिन वास्तव में क्या है गलत है। कैसे गलत है ये अभी मैंने बताया ओके तो ये गलत है इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका बाय आएगा। ओके तो इस पे आगे भी ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपको आगे भी पूछे जाएंगे। ओके तो ये है आपका रिलेशनल ऑपरेटर तो सिंपल मैंने बताया कि रिलेशनल ऑपरेटर की वो सारे सिंबल्स जो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताते हैं मेनली 6 ही होते हैं तो 6 का इस्तेमाल करना मैंने बता दिया। ओके तो ये है रिलेशनल। अगला ऑपरेटर हम लोग पढ़ते हैं दैट इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर अभी मैंने थोड़ा सा बताया है कि इन दोनों सिंबल में डिफरेंस क्या होता है। ओके
दिस इज योर इक्वालिटी ऑपरेटर एंड दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू को किस में कॉपी कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो यही चीज याद रखिएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर जिसका सिंबल होता है सिंगल इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि मैं भी राइट हैंड साइड की वैल्यू को कॉपी कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसा सिंबल जो राइट हैंड साइड की वैल्यू को कॉपी कर दे लेफ्ट हैंड साइड में, उसी को कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंबल होता है आपका सिंगल इक्वल। ओके, लेकिन थोड़ी सी सावधानियां बरतिएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे अगर मैंने कहा a बराबर 5 है और b, जैसे मैं लिख दे रहा हूं में a बराबर 5 b, अब मैंने लिखा b बराबर a, तो लिखा प्रिंटर परसेंटेज b कामा b, और फिर लिखा मैंने प्रिंटर परसेंटेज b कामा a। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहा हूं कि a की वैल्यू 5 है, यहां पे भी आपने असाइनमेंट ऑपरेटर ही इस्तेमाल किया है। क्या कर रहे हैं कि जो 5 वैल्यू है मैं किसके अंदर असाइन कर रहा हूं, a, ये भी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि 5 जो वैल्यू है उसको किसके अंदर स्टोर कर दीजिए, a के अंदर, और एक b नाम का वेरिएबल लिया, मतलब a के अंदर 5 है और b के अंदर भी हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है। ये मैंने पहले क्लास में बताया था, याद करिए कि b के अंदर जब आप कोई वैल्यू नहीं देते तो सिस्टम खुद से कोई वैल्यू ले लेता था, वैल्यू को उतार देते, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई बात वैल्यू होगी अभी। ओके, मैंने लिखा है यहां पे b बराबर a, मींस a की वैल्यू किसमें आप कॉपी कर रहे हैं, b में, मतलब a की वैल्यू किसमें कॉपी हो गई, b में, मतलब यहां पे b कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, लेकिन कॉपी करने का मतलब ये नहीं कि यहां से गायब हो जाएगा। ओके, यहां पे भी 5 है और वही वैल्यू किसमें चली गई, b के अंदर चली गई। ओके, तो हुआ क्या होगा, b में पहले से कोई गार्बेज वैल्यू थी। ओके, जब आप असाइन करते हैं तो जो पुरानी वैल्यू होती है वो गायब हो जाती है। ओके, मतलब जब ये 5 इसके पास जाएगा तो ये गार्बेज वैल्यू यहाँ से गायब हो जाएगा और इसके अंदर कितना आ जाएगा, 5। ओके, अब मैंने प्रिंट कराया, बताओ b कितना है, तो b कितना है मेरा 5, और मैंने फिर प्रिंट कराया, बताओ a कितना है, a भी मेरा कितना है, 5 है जी। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, असाइन करने के बाद ये नहीं कि जिस वेरिएबल की वैल्यू आप दूसरे वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं उस वेरिएबल से वैल्यू गायब नहीं होती है। ओके, वही वैल्यू यहाँ पे आपकी कॉपी हो जाती है। लेकिन अगर जिस वेरिएबल के अंदर आप असाइन कर रहे हैं अगर उसमें पहले से कोई वैल्यू है तो वो गायब हो जाती है, नई वैल्यू जाके वहाँ पे स्टोर हो जाती है। कुछ इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मैंने लिखा a बराबर 5 b बराबर 7, ओके, और अब मैंने लिखा है a बराबर b और मैंने लिखा प्रिंटर परसेंटेज b कामा a। ओके, फिर लिखा मैंने a बराबर 20, फिर लिखा मैंने प्रिंटर परसेंटेज b कामा a, और फिर मैंने लिखा b बराबर a, और फिर मैंने लिखा प्रिंटर परसेंटेज b कामा b। अब इसे समझिए, यहाँ पे मैंने कई जगह असाइनमेंट किया। देखिए 1 2 3 4 5 असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हूँ। पहले मैंने कहा क्या कि a के अंदर मैं क्या रख ले रहा हूँ, 5, और फिर दूसरी बार मैंने क्या कहा कि मैं b के अंदर क्या रख ले रहा हूँ, 7। ओके, तो पहली बार में क्या हुआ, a के अंदर 5 चला गया, दूसरी बार में 7 चला गया। अब इस लाइन को जब पढ़ेगा तो क्या कहेगा कि b की वैल्यू किसमें कॉपी कर दीजिए, a में, ठीक है। तो b की वैल्यू a में जब जाएगी तो यहाँ ऑलरेडी 5 है, तो ये मत सोचिएगा कि 5 रहेगा। ओके, तो हाँ, ये नहीं कि 5 रहेगा बगल में 7 है, 57 नहीं होगा। होगा क्या कि पहली जो वैल्यू थी 5 वो गायब हो जाएगी और नई वैल्यू चली जाएगी। यहाँ पे भी कितना आ गया, 7। ओके, चलिए अब यहाँ क्या प्रिंट कराया गया है, a की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 7 न कि 5। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। अब a के अंदर 5 नहीं रहा, 5 गायब हो चुका है और नई वैल्यू 7 गई है, उसी को मैंने प्रिंट कराया तो आंसर कितना आ गया आपका, 7 आ गया।
अब उसके बाद अगली लाइन पढ़ेगा, ठीक है, क्या लिखा गया है, a बराबर 20 मींस अब a के अंदर ये 20 स्टोर कर रहा है, तो ऑलरेडी क्या है 7 है, तो 7 गायब हो जाएगा और इसकी जगह नई वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ओके 20 आ चुकी है, मैंने इसे फिर से प्रिंट कराया, तो बताइए अब a की वैल्यू कितनी है, तो अब a की वैल्यू कितनी है 20 है, मींस 7 से बदल के कितनी हो गई 20, तो यहाँ पे जब प्रिंट कराएंगे तो 20 आएगी। ओके अब अगली लाइन देखिए क्या लिखा गया, b बराबर है मींस b के अंदर a की वैल्यू डाल दीजिए। ओके तो ये जब यहाँ जाएगा तो यहाँ से भी 7 गायब हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, और जब वही प्रिंट कराएंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी 20। ओके मेरे ख्याल से असाइनमेंट ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। ओके क्या कर रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं वैल्यू को कॉपी करता हूँ, लेकिन अगर उसके अंदर पहले से कोई वैल्यू तो मैं उसे रिप्लेस करूंगा, नई वैल्यू वहां पे प्लेस कर दूंगा। ओके तो दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके अब इसी असाइनमेंट ऑपरेटर पे एक प्रोग्राम आता है स्वैपिंग। स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आता है। स्वैपिंग का मतलब होता क्या है कि वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर देना। ओके स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज करना। ऐसे समझते हैं एक तेरे पास बकेट है और इसमें रेड कलर है, रेड कलर लिक्विड है, और एक दूसरा बकेट है जिसमें ब्लू कलर लिक्विड है मेरे पास। स्वैपिंग करने मतलब अगर मैं इसका नाम दे देता हूं, ये है रेड बकेट, आर बकेट, और ये है ब्लू बकेट। ओके मैंने क्या कहा स्वैप कर दीजिए। स्वैप करने का मतलब इस आर वाले में ब्लू कलर आना चाहिए, ठीक है, और इस ब्लू वाले में रेड कलर आ जाना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, स्वैपिंग कहा जाता है। ओके और कितने तरीके से किया जा सकता है, दो तरीके से। ओके अगर मैं सिंपली अगर बकेट की बात करूं तब तो एक ही तरीका है मेरे पास, क्या कि अगर मैं कह रहा हूं दोनों को एक्सचेंज करिए, खुद से कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है, अगर इन दोनों को एक्सचेंज करना तो कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या कहा कि मैं एक और अलग से बकेट ले लूंगा, ओके जिसे मैं सी बकेट कह दे रहा हूं। ओके मैंने एक अलग से, ठीक है, बाल्टी ले लिया। ओके ये है मेरा आर, ये है मेरा बी, और ये है मेरा सी। ओके अब मैं कह रहा हूं इन दोनों को इंटरचेंज करिए और इस, ठीक है, बकेट का इस्तेमाल कीजिए। आप क्या कहेंगे कैसे करे जाएगा, या तो आप ये लिक्विड इसमें डाल दीजिए और या तो ये वाला डाल दीजिए, दोनों में से कोई एक भी आप कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, रेड वाला मैंने सबसे पहले इसमें डाला। आपको इंटरचेंज इसमें करना है। ओके मतलब आपको ये यहाँ जाए यहाँ जाए, सिर्फ इसका हेल्प लेना है। तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इसका मैं केवल सहारा लूंगा कि हाँ इन दोनों में से कोई एक पहले ही स्टोर कर लूं। अगर मैंने ये कलर रेड कलर इसमें डाल दिया तो यहाँ क्या पहुंच गया मेरा रेड कलर। ओके रेड कलर जब यहाँ चला गया, ठीक है, तो अब 100%, ठीक है, ये यहाँ चला गया है। अब इसके अंदर मुझे क्या डालना है, ब्लू वाला, ठीक है, तो ये पहला नंबर मैंने डाल दिया। मैंने क्या कहा, रेड कलर को मैंने किस में डाल दिया, सी में डाल दिया, मतलब आर को मैंने सी में डाल दिया। ओके अब दूसरे नंबर पे क्या करूंगा, अब इस ब्लू वाले को, ठीक है, मैं इसमें डाल देता हूँ। अब इस ब्लू वाले को इसमें डाल देता हूँ। ओके मींस ब्लू वाला जब इसमें डालूंगा तो यहाँ पे कौन सा कलर आ गया मेरा, ब्लू कलर। ब्लू कलर आ चुका है मेरा। तो दूसरा नंबर मैंने क्या कहा कि मैंने ब्लू वाला किसके अंदर डाल दिया, आर के अंदर डाल दिया। मींस इस ब्लू कलर को, ठीक है, मैंने किसके अंदर डाल दिया, आर के अंदर डाल दिया, रेड के अंदर डाल दिया। ओके तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये वाला, ठीक है, पहले यहाँ गया, ये वाला यहाँ, अब ये खाली हो चुका है। ओके अब इसी के अंदर कौन सा डालना है, ठीक है, ये रेड वाला डालना है, तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया दूसरे नंबर पे। ओके तो ये चीज है, रेड को, ठीक है, मैंने किसके अंदर डाल दिया, सॉरी सी वाले बकेट को मैंने किसके अंदर डाल दिया, बी के अंदर डाल दिया। ओके तो ये 3 स्टेप है जो आपको करने पड़े। ओके तो मैं आर बी, और उससे अच्छा है कि मैं ए बी सी डी लेके समझा देता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ चलिए मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये सी है। ओके मैंने कहा इसमें कुछ लिक्विड है, इसमें कुछ लिक्विड है, या इसमें कुछ रखा गया, इसमें कुछ रखा गया, उसका सहायता लीजिए, इन दोनों को बदल दीजिए।
आप क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं ए वाला किसमें डालूंगा, सी में। ए को मैंने सी में स्टोर कर दिया, ए वाला चला गया सी में। लेकिन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब ये वहां गया तो ये वाला लिक्विड कहाँ आना चाहिए, ए में, तो बी वाला किसमें आ गया, ए में। ओके, ये हो गया, ये वाला इसमें आ गया। तो अब वो वाला किसमें आ जाए, बी में आ जाए, तो इसका मतलब सी वाला किसमें चला जाए, बी में चला जाए। ओके, लेकिन ये जो आपने लिखा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर की थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैंने लिखा x बराबर y, तो x वाली वैल्यू y में जाती है कि y वाली वैल्यू x में जाती है। ओके, याद रखिएगा, राइट की लेफ्ट में असाइन होती है, मतलब y वाला किस में जा रहा है, x में जा रहा है। आपको क्या लिखना है, अगर मैंने कहा असाइनमेंट ऑपरेटर में लिखिए, आप क्या चाहते हैं, ए वाला किसमें चला जाए, सी में चला जाए, ठीक है। तो आपका इसका मतलब ए कहाँ होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, और सी किस में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए। ओके, अगर आप ए वाला सी में डालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में उल्टा होता है, ठीक है, कि वो राइट वाला लेफ्ट में डालता है। तो जिससे आप स्टोर करना चाहते हैं और जिसमें स्टोर करना चाहते हैं, ओके, तो जिससे करना चाह रहे हैं वो राइट में होना चाहिए और जिसमें करना चाह रहे हैं वो लेफ्ट में होना चाहिए। तो क्या लिखूंगा, सी बराबर ए। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका, ए बराबर बी, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, बी बराबर सी। ओके, और यही कॉन्सेप्ट है आपका स्वैपिंग। ओके, विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अगर आपको तीन वेरिएबल दिए गए हैं और तीनों वेरिएबल को आपस में एक्सचेंज करना है, ओके, सपोज दो वेरिएबल दिए गए हैं, तीसरे की हेल्प लेना है, ठीक है, तो दोनों को एक्सचेंज करिए। अगर मैंने कहा कि हाँ बताइए चेंज किसमें हुआ है, तो वास्तव में चेंज किसमें हुआ है, ए बी में। ये तो केवल आपने इंटरमीडिएट एक आपने अलग से वेरिएबल लिया है जिसका आपने हेल्प लिया। ओके, तो ये क्वेश्चन आता है, राइट अ प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। चलिए ये प्रोग्राम हम बना भी दे रहे हैं। तो चलिए स्वैपिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब आपको तीन वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मेन। सबसे पहले आप तीन वेरिएबल ले लीजिए, इन ए कामा बी कामा सी, लास्ट में 7। ये कामा भी आपका ऑपरेटर है, ओके, इसे सेपरेटर कहा जाता है। दो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसे सेपरेटर भी कहा जाता है। ओके, अब देखिए आपको वास्तव में, ठीक है, ध्यान दीजिए, ए बी सी था, तो किसके अंदर लिक्विड था, ए और बी के अंदर। मतलब ये दोनों आपको दिया जाएगा, ये तो खाली होना चाहिए ना, तो वही चीज है, ए और बी की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, सी आपका खाली होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा है स्कैनफ परसेंटेज बी, परसेंटेज बी, ओके, एंड ए एंड बी। मीन्स आपने केवल ए और बी की वैल्यू आपने स्कैन कर ली। ओके, मतलब आपको ए में पता चल गया क्या है, बी में पता चल। अब इन्हीं दोनों को आपस में क्या करिए, इंटरचेंज कर दीजिए। तो क्या करूंगा, सबसे पहले ए वाला सी में डाल दूं। ओके, ए बी सी, ए वाला आपको किसमें स्टोर करना है, सी में, तो लिखा कैसे जाएगा, उल्टा, सी बराबर ए। ओके, मतलब ए वाला किसमें चला गया, सी, ए वाला किसमें चला गया, सी में। ओके, अब क्या करूंगा, बी वाला किसमें डाल दूंगा, ए में। ठीक है, तो क्या लिखा, ए बराबर बी। ओके, बी वाला किसमें चला गया, ए में। ओके, और लास्ट स्टेप क्या होगा, सी वाला किसमें स्टोर कर दीजिएगा, बी में, तो उल्टा लिखिएगा क्या, बी बराबर सी। हो गया स्वैपिंग। ओके, सिंपल लॉजिक था। ए और बी की वैल्यू दिया मैंने, और फिर तीनों, ठीक है, इतना समझाया मैंने, ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है, सी बराबर ए बराबर बी बराबर सी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप ए को ही सी में स्टोर करिए, आप चाहे तो पहले बी को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ पहले ए की वैल्यू जाए, अब मैं थोड़ा सा मैं बी डालना चाह रहा हूँ। ओके, तो आप सबसे पहले क्या कहा कि बी की वैल्यू सी में चली जाए, तो आप क्या लिखेंगे, सी बराबर बी, चला गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, अगर ये इसमें स्टोर किए हैं तो ये वाला किसमें स्टोर करना पड़ेगा, इस वाले में। क्या लिखूंगा, बी बराबर ए। ओके, तो ये वाला, ठीक है, इसमें जब चला गया तो ये वैकेंट, ठीक है। अब इस वैल्यू को, ठीक है, यहाँ पे डालना है आपको, ठीक है, क्या लिख दिया, ए बराबर। तो ये जरूरी नहीं है कि एक से ही आप स्टार्ट करें, आप बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बताइए,
चेंज किसके अंदर हुआ है, तो चेंज किसके अंदर हुआ है, ए बी के अंदर। तो आपको सी से कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं कहूं बताओ क्या क्या आंसर किसके अंदर चेंज हुआ है, तो किसके अंदर चेंज हुआ है, ए और बी के लिए। इसीलिए जब प्रिंट कराइएगा तो केवल ए बी को प्रिंट कराइए, सी से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं प्रिंटफ परसेंटेज डी, ओके, परसेंटेज डी ए कामा, ओके, ये है मेरा पूरा प्रोग्राम। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोग्राम नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा और एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं प्रिंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और यहाँ पे थोड़ा सा और डेकोरेट कर सकते हैं कि हाँ आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है, कि हाँ ए और बी की वैल्यू कैसी है, जो मैं आगे क्लास में बताऊंगा कि हाँ प्रिंटर और स्कैनर के साथ डेकोरेशन कैसे किया जा सकता है। इसके साथ तो कोई डेकोरेशन हो नहीं सकता, लेकिन इसको, ठीक है, हम और अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। जो चीज लिखेंगे एज इट इज दिखेगा। तो प्रिंटर के साथ हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके दिखाएंगे। लेकिन अगर सिंपल अगर स्वैपिंग का प्रोग्राम दिखा जाए जो हमारे लिए है, ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो सिंपल यही है कि आप 3 वेरिएबल लीजिए, 2 की वैल्यू स्कैन किया हो, दोनों को स्वैप किया हो, स्वैप करने के बाद दोनों को क्या कर दिया हो, प्रिंट करा दिया। ओके, लेकिन ये विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल है। आप चाहे तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी कर सकते हैं, जो आगे हम लोग क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ऑपरेटर है, बाकी ऑपरेटर जो बचे हुए हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।